हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशंस की। और इस डिस्कशंस में हम लोग दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हम कैसे जान पाए ग्रेविटेशंस के बारे में, और आज जो हमारा कंसेप्ट इतना इवॉल्व हो गया है तो वो कैसे डेवलप हुआ, किन किन साइंटिस्ट का इसमें रोल था। और दूसरा, हम जानेंगे यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस जो न्यूटन साहब ने कंक्लूड किया, और जो टर्निंग पॉइंट था आज जो हमारा नॉलेज यूनिवर्स को लेकर के है, इसका एक टर्निंग पॉइंट था इनका ये जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, तो उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। सो आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। देखिए, हमारे पास नेचर में जो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, या फिर कह सकते हो आपके जो इंटरेक्शंस है, क्योंकि फोर्सेस इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं, तो ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द 4 क्लासेस ऑफ इंटरेक्शंस फाउंड इन नेचर। हालांकि जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस टोटल 4 तरह के हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो बेसिकली आप कूलम्स लॉज, चार्ज पार्टिकल्स वगैरह को लेकर के जानेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर में। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो चारों तरह के जो इंटरेक्शन है, इसके बारे में मैंने एक 20 वीडियो बनाया था। अब मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो पे भी जाएं ताकि आपको इन चारों इंटरेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए, एंशिएंट टाइम से ही लोगों को ये बातें काफी आश्चर्यचकित करती थी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे गिरता है वो किस वजह से गिरता है। सो द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द अर्थ सरफेसेस। कोई भी जो अर्थ सरफेसेस पे जो कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो किस वजह से गिरता है। और दूसरा, ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, मोशन ऑफ मून्स हैं, वो किस वजह से होती है। ये चीजें एंशिएंट ग्रीक के समय से ही लोगों को जो है सो आश्चर्यचकित करती थी। उस समय देयर वाज नो रीजन एट द टाइम टू कनेक्ट दीज टू प्रॉब्लम। ये जो दो प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से प्रॉब्लम, कि फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी के सतह पर, जैसे कि अभी मैं यहाँ से पेन को छोड़ूंगा वो नीचे ही गिरेंगी, और साथ में मोशन ऑफ द प्लैनेट। ये जो दो प्रॉब्लम्स थे जो इनको आश्चर्यचकित करते थे, उस समय इन दोनों प्रॉब्लम को जोड़ने का कोई रीजन नहीं था उनके पास। ठीक है, लेकिन आज टुडे वी रिकॉग्नाइज दैट दे रिजल्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द सेम फोर्स ग्रेविटेशन। लेकिन आज के डेट में न्यूटन साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई घटनाएं हैं, और इन दोनों के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, जो आपके पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है। मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द लॉ दैट डिस्क्राइब दैट फोर्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। आज जैसे कि आपका पृथ्वी है, एंड यू बेटर नो कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है वो आखिर किसी चक्कर अपने ऑर्बिट में बनी हुई रहती है। तो आखिर ऐसा कौन सा फोर्स है जो उसको ऑर्बिट में इतने सालों से कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रखा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सोचें, इमेजिन करें, तो अर्थ आपका कहीं सस्पेंडेड ही तो है। तो उसको सस्पेंड मतलब कि जो लटका हुआ है, जो होल्ड कर रखा है हमारे सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो होल्ड है, जिसको हम आगे बात करेंगे। तो पूरा का पूरा जो हमारे जो आपका मतलब प्लैनेट्स हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम्स हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर्स को अगर कोई फोर्स कंट्रोल कर रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इसी से समझ सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की दिशा में सबसे पहला जो सीरियस अटेम्प्ट था वो था क्लॉडियस पोटेमी का। क्लॉडियस पोटेमी साहब 2nd सेंचुरी एडी में उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया था। ठीक है, द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम इन विच द प्लैनेट इंक्लूडिंग द सन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो उन्होंने जो मॉडल डेवलप किया उसमें उन्होंने कहा कि जो भी प्लैनेट्स हैं, चाहे सन है या मून है या अदर्स प्लैनेट है, वो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पहला अटेम्प्ट था। क्लॉडियस पोटेमी साहब ने सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है इस तरह का सोलर सिस्टम का मॉडल डेवलप किया। और इसमें उन्होंने डिस्क्राइब करते वक्त उन्होंने कहा कि जैसे कि सन है, तो सन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है, ये सन एक स्मॉलर सर्किल में रोटेट कर रहा है, और इस सर्किल का जो रेडियस सेंटर है ना, वो अर्थ के अबाउट एक सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि योर सन इज रोटेटिंग इन ए स्मॉलर सर्किल एंड द सेंटर ऑफ दैट सर्किल इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये जो उन्होंने मॉडल दिया वो
आप कह सकते हैं कि ये मॉडल गलत है, क्योंकि अगर सर्किल में किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो इसका मतलब क्या है कि सर्किल में मूविंग ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट होता है। जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो वो सेंटर के टुवार्ड्स एक्सेलरेटेड होती है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर सेंटर के टुवार्ड्स ही एक्सेलरेशन है तो सेंटर के टुवार्ड्स कोई फोर्स लग रहा होगा, देयर मस्ट बी सम फोर्स जिसकी वजह से वो सेंटर के टुवार्ड्स एक्सेलरेटेड है। तो उस समय क्या था कि जब सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सेंटर पे फोर्स क्या चीज का आएगा, फिर से कोई फोर्स नहीं आएगा। तो इसमें कहा कि इट वायलेट्स द लॉ दैट एवरी एक्सेलरेटेड मोशन मस्ट अकाउंटेड बाय ए फोर्स ड्यू टू अ बॉडी इन इट्स एनवायरनमेंट। कोई भी जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जैसे कि ये जो आपका सन है वो स्मॉलर सर्किल में रोटेट कर रहा है, तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और जब एक्सेलरेटेड मोशन है तो इट मस्ट बी अकाउंटेड बाय सम फोर्स जो इसको सेंटर के टुवार्ड्स एक्सेलरेट करेगी। और देयर वाज नो बॉडी एट द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल दैट वुड सप्लाई द फोर्स नेसेसरी फॉर द सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो सेंटर पे तो कोई बॉडी था नहीं उनके मतलब मॉडल में, इसलिए स्मॉलर सर्किल में जो रोटेशन की बात है वो वहीं गलत हो जाती है। तो क्लॉडियस टोलेमी साहब का जो अपना सोलर सिस्टम का मॉडल था, जिस मॉडल को हम लोग आप कह सकते हो जियोसेंट्रिक मॉडल, इसको क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें सारे चीजें जो है सो हमारे अर्थ के अबाउट रोटेट करता हुआ बताया गया था। तो ये मॉडल जो है सो गलत पाया गया। ठीक है, किस वजह से गलत पाया गया? क्योंकि कोई मतलब जैसे स्मॉलर सर्किल में जो कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो स्मॉलर सर्किल में रोटेट करने के लिए इसका मतलब क्या, एक्सीलरेटेड मोशन है, और एक्सीलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यार यहाँ जब सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फोर्स कहाँ से पिक्चर में आएगा? तो इसीलिए इसमें उसको गलत माना गया जो है सब। अब आया हमारे निकोलस कोपरनिकस साहब, 1473 से 45 का जो उनका पीरियड था। सो इट वाज नॉट अंटिल द 16th century दैट निकोलस कोपरनिकस प्रपोज्ड हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मतलब सन सेंटर्ड। आप देख रहे हैं ये सन है और सन के चारों ओर सारा प्लैनेट्स, आपका अर्थ, ये सब चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया। कब? 16th century के अंत तक जो है सो उन्होंने मतलब तो निकोलस कोपरनिकस साहब ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सो प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन विच अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव्स अबाउट द सन, जिसमें कि सारे अर्थ है, जैसे हमारे जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग द अर्थ, ये सब सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो मॉडल था वो निकोलस कोपरनिकस साहब का दिया हुआ मॉडल था। कोपरनिकस जो सिस्टम था, सोलर सिस्टम, वाज स्टिल बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो उन्होंने जो मॉडल दिया वो एक ज्योमेट्री पे आधारित मॉडल था। उस मॉडल में फोर्स का कहीं कोई जिक्र नहीं था कि आखिर कौन फोर्स, किस तरह का फोर्स है, उस फोर्स को गवर्न करने वाले किस तरह के नियम है जिसकी वजह से प्लैनेट का ऐसा मोशन है, इस बारे में उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बात की थी आपको ज्योमेट्री को लेकर के कि कैसे मतलब आपका प्लैनेट्स वगैरह जो है सो सन के अराउंड रोटेट करता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री। ठीक है, कोई फोर्स का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद जो पीरियड आया था वो जोहानस केपलर साहब का आया था, जो 1571 से 1630 का उनका पीरियड है। तो आप एक चीज और गौर फरमाएंगे कि ये निकोलस कोपरनिकस साहब ही थे जिन्होंने एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम दिया जिसमें बैठ करके जो आज आपकी समझ है सोलर सिस्टम को लेकर के वो डेवलप हुई है। तो इनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है, बिकॉज जो रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए था वो रेफरेंस फ्रेम उन्होंने सही दिया। उन्होंने नहीं कहा कि आपका जियोसेंट्रिक मॉडल, उन्होंने कहा क्या है, सन सेंट्रिक मॉडल है, मतलब हेलियोसेंट्रिक मॉडल है। और उसी रेफरेंस फ्रेम में बैठ करके बाकी के साइंटिस्ट ने फर्दर अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। तो इसके बाद जो हमारा आए वो जोहानस केपलर साहब आए और उन्होंने जो है सो 3 नियम दिए। ही प्रपोज द 3 लॉ दैट डिस्क्राइब दोज मोशंस। ठीक है, अभी हम उन लॉज के बारे में पूरे डिटेल्स में मतलब डिस्कस करेंगे ही नहीं। उन्होंने 3 नियम दिए और वो जो 3 नियम थे वो भी एम्पायरिकल लॉज थे। दे आर सिंपली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द प्लैनेट। वो जो 3 नियम थे वो प्लैनेट के मोशंस को डिस्क्राइब करते थे विदाउट एनी बेसिस इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स का कोई जिक्र उन्होंने भी नहीं किया। मतलब उस समय केपलर साहब को भी ये नहीं पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस तरह के मोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्दो केपलर साहब के ऑब्जर्वेशंस सही थे, जिसको न्यूटन साहब ने बाद में यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से फर्दर करके सारे नियम को डिराइव भी किया, लेकिन जो केपलर साहब के नियम थे वो एम्पायरिकल थे। दे आर बेस्ड ओनली ऑन ज्योमेट्री और उन पे आधारित थे। तो चलिए अब हम चलते हैं न्यूटन साहब का पीरियड 1665, जब न्यूटन साहब 23 साल के एज के थे। इसमें
उस समय जो भी पीरियड था, जो प्लेग वगैरह की कहानी जो थी वो आप सब जानते हैं। उस समय उन्होंने फोकस किया था क्या चीज, द मोशन ऑफ द मून अबाउट द अर्थ। उनका जो फोकस था वो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का जो मतलब मोशन है उस पर उन्होंने फोकस किया था, जैसा कि आप इंस्टाग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, इस वीडियो में यहाँ देख रहे हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि द मून मेक्स रिवॉल्यूशंस अबाउट द अर्थ इन 27.3 डेज। मतलब ये जो मून आप देख रहे हैं, ये मून पूरे मतलब अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा था, तो टाइम लग रहा था उसको 27.3 डेज का टाइम मून को लग रहा था। और जो डिस्टेंस था मतलब अर्थ के सेंटर से और मून के जो बीच के जो डिस्टेंस, मून के सेंटर का बीच डिस्टेंस जो था वो लगभग 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर डिस्टेंस था। तो उन्होंने देखा कि एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कोपर्निकस ये क्योंकि जोहानस केपलर साहब ने ऑर्बिट वगैरह को लेकर के सारी चीजें जो है सो पहले लिखा कह दी थी। तो उन्होंने देखा कि एक ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है तो नेचुरली वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है। तो जो एक्सेलरेशन होगा मून का, जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवार्ड्स द सेंटर, वो क्या होगा, तो वो हो जाता है v²/r। v² डिस्टेंस मतलब ये जो रेडियस होगा v²/r ये होगा। अब देखो v क्यों होता है, यहाँ टाइम पीरियड मेंशन है, ठीक क्या है, दिस इज अ टाइम पीरियड, यहाँ मेंशन था, टाइम पीरियड मेंशन था। तो हम v बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा² r² भाई यहाँ पे r, तो ये कट गया तो ये क्या हो गया ओमेगा² इंटू आर। तो आप फाइनली लिख सकते हो इसको क्या चीज, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू टी पे होल स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा और 2 पाई इंटू टी, ठीक है, टी इज टाइम पीरियड इंटू आर। तो अब देखो यहाँ से AC इक्वल टू v²/r, ये समझ में आ रहा है आपको, आपने सर्कुलर मोशन में ड्राइव किया है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर r है तो सेंटर के टुवार्ड्स जो उसका एक्सेलरेशन होता है AC, वो क्या होता है, तो v² रेडियस r होता है नहीं, बस मैं यही यूज कर रहा हूँ। और आपको चूंकि पार्टिकल का जो टाइम पीरियड मेंशन है तो आप जानते हैं कि आप ये भी जानते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी v है, ये इसके एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर के इक्वेशन से रिलेटेड है, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ मैंने डाला ओमेगा² इंटू आर, ये कट गया, ये आपको इक्वेशन आया। अब ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओके, सो द ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। अब देखो यहाँ से कि जो 2π/t है और t यहाँ पे डालो, ओमेगा इक्वल 2π/t, तो तुम डालोगे क्या हो जाएगा 4π², ठीक है, 4π² और इंटू यहाँ पे r भाई यहाँ पे t²। अब देखो r की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो पता है आपको, अर्थ के सेंटर से मून के बीच का डिस्टेंस पता है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है, कितना टाइम लग रहा था मून को पृथ्वी के चक्कर लगाने में, तो 27.3 डेज लग रहे थे, 3 डेज लग रहे थे। इसको आप क्या करोगे, तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लोगे। तो जब इस इक्वेशंस में डालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन साहब ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मेरा मून जो पृथ्वी के चारों रोटेट कर रहा है वो फाइनली एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो ये है, दिस वाज द एक्सेलरेशन। अब उनके दिमाग में आया कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसके पीछे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर द न्यूटन वाज दैट व्हाट इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। न्यूटन साहब के दिमाग में जो पहला सवाल गया कि आखिर वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आखिर हुआ। ये जो आपने निकाला एक्सेलरेशन ऑफ द मून, जो आपने एक्सेलरेशन ऑफ द मून निकाला जिसकी वैल्यू कितनी आई 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन क्या था, तो टुवार्ड्स द सेंटर था, अभी तो मोशन में है, ये एक्सेलरेशन क्या था, इट वाज टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर द न्यूटन वाज दैट व्हाट इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस दिस एक्सेलरेशन, कौन फोर्स आखिर इस एक्सेलरेशन के लिए जवाब दे। और चूंकि एक्सेलरेशन क्या था, इट वाज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट,
एक्सेलरेशन चूंकि क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो जो एक्सेलरेशन था टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट था, दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड हेंस द फोर्स मस्ट एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये बात तो अब न्यूटन साहब को समझ में आ गई कि कोई ना कोई फोर्स जरूर है जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ चंद्रमा पे लग रही है, जिसकी वजह से चंद्रमा एक एक्सेलरेटेड पाथ को फॉलो कर रहा है। इतनी बात तो अब न्यूटन साहब को समझ में आ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है मून को। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अर्थ इज अट्रैक्टिंग द मून, ठीक है। इस एक्सेलरेशन की वजह से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अर्थ इज अट्रैक्टिंग द मून, ठीक है। अब बात आ गई कि अर्थ इज अट्रैक्टिंग द मून तो हो गया। उसी समय ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन वाज सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री व्हेन द एप्पल फेल डाउन फ्रॉम द ट्री ऑन द अर्थ। ऐसा कहा जाता है, इट वाज जस्ट ए सेइंग, ठीक है। तो ये जो एप्पल का पृथ्वी की ओर गिरना था, ठीक है, दिस स्पार्क द आइडिया दैट अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने तो पहले एक चीज समझ ही गया था कि चंद्रमा पृथ्वी के टुवर्ड्स एक्सेलरेटेड है, मतलब कि पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर एक बल लगा रही है जो पृथ्वी के सेंटर के टुवर्ड्स उसका डायरेक्शन है, ठीक है। फिर उन्होंने एप्पल का ऑब्जर्वेशन देखा जो कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक मतलब ऑब्जेक्ट था। एप्पल भी जो है सो पृथ्वी पे जो है सो नीचे की ओर ही गिरी। तो दैट स्पार्क्स द आइडिया कि अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल बॉडी टुवर्ड द सेंटर। तो न्यूटन साहब का जो माइंड में था कि चंद्रमा पे भी फोर्स लगा रहा है पृथ्वी टुवर्ड द सेंटर, और एप्पल भी जो है सो नीचे ही गिर रहा है, इट इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड टुवर्ड, मतलब इट इज ऑल्सो फॉलिंग टुवर्ड द सेंटर। मतलब उन्होंने एक ओवरऑल एक अजम्पशन किया कि जो पृथ्वी है, ठीक है, उन्होंने क्या अजम्पशन किया कि आखिर उन्होंने अजम्पशन क्या किया कि पृथ्वी जो है वो सभी पदार्थ पे अपने सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लगाती है। सो दैट स्पार्क्स द आइडिया दैट अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल बॉडी टुवर्ड द सेंटर। मतलब पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये बात आप न्यूटन साहब ने कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब उनके दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये जो फोर्स है जो लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, ये किस नियम के थ्रू गवर्न हो रहा है, आखिर ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज द लॉ गवर्निंग द फोर्स दैट वाज इन द न्यूटन्स माइंड, कि आखिर कौन सा नियम है जो ये फोर्स फॉलो कर रहा है जब वो आपके मतलब पृथ्वी पर पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और जब वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो आखिर किस नियम को वो फॉलो कर रहा है। ये बात इनके दिमाग में चल रही थी। उस पीरियड में उन्होंने ही डिक्लेयर्ड दैट द लॉ ऑफ नेचर्स आर सेम फॉर अर्थली एंड क्लेस्टियल बॉडीज। ये तो बात उनके दिमाग में फॉर्म्ड हो गई कि भैया एप्पल भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ मतलब गिरता है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेटेड है, और चंद्रमा भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेटेड है। एंड दैट्स व्हाई ही डिक्लेयर्ड दैट द लॉज ऑफ नेचर्स आर सेम फॉर द अर्थली एंड क्लेस्टियल बॉडीज। हालांकि उस समय इस तरह के नियम देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय लोग इतने मैच्योर नहीं थे। उनका मानना था कि जो क्लेस्टियल बॉडीज है वो एक अलग नियम से गवर्न होती है, और जो पृथ्वी में पाए जाने वाले बॉडीज हैं उसका एक अलग नियम है जो है सो। लेकिन न्यूटन साहब ही डेयर्स, और उन्होंने जो है सो एक डिक्लेयर किया कि जो नेचर का प्रकृति का जो नियम है वो सेम है, चाहे वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए हो, पृथ्वी पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स के लिए हो, या फिर क्लेस्टियल बॉडीज जो आउट ऑफ द अर्थ है, ठीक है। और द फोर्स, मतलब उनके कहने का ये मतलब था कि द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द अर्थ एंड द एप्पल एंड दैट ऑपरेटिंग बिटवीन द अर्थ एंड द मून्स गवर्न्ड बाय द सेम लॉ, ठीक है। जो फोर्स आपको अर्थ और एप्पल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो दो फोर्स चंद्रमा और अर्थ के बीच में लग रहा है, दे बोथ आर गवर्न्ड बाय द सेम लॉज। ये उन्होंने न्यूटन साहब ने दिया। तो ये चीज देखिए कि एंशिएंट टाइम से ये चीज था, लेकिन वो मतलब इस चीज को वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये दोनों चीज एक ही चीज के थ्रू लिंक्ड है, दैट वाज द ग्रेविटेशंस। लेकिन आज के न्यूटन साहब ने कहा कि जो फोर्स अर्थ और एप्पल के बीच में लग रहा है, ठीक है, वही फोर्स अर्थ और मून के बीच में लग रहा है, और दोनों चूंकि सेम फोर्स है तो दे बोथ आर गवर्न्ड बाय द सेम लॉ। एक ही नियम के थ्रू दोनों फोर्सेस जो है सो रेगुलेट हो रहे हैं। और तब जो उन्होंने कैलकुलेशन किया, न्यूटन साहब ने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि जो एक्सीलरेशन जो था मून का टुवर्ड्स द सेंटर जो था वो कितना था, 0.0027, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज न्यूटन साहब ने कैलकुलेट कर दिया। और जो एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल होगा, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ क्या चीज, तो एप्पल,
एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल क्या था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको पता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वाज द एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून का जब रेशियो निकाला तो ये कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अप्रोक्सीमेटली 3600 के अराउंड ये वैल्यू आई। इनका एक्सेलरेशन ऑफ द एप्पल और एक्सेलरेशन ऑफ मून का रेशियो ये आया। अब उन्होंने क्या किया, जो डिस्टेंस है एप्पल का, डिस्टेंस कहाँ से, अर्थ से, मतलब देखो जब उन्होंने ये किया तो न्यूटन्स हैड टू रिगार्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एज इफ ऑल ऑफ इट्स मास वेर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। सो उन्होंने जो है इस पूरे के पूरे स्फीयर का जो मास है वो सेंटर पे एज्यूम किया, और यहाँ से जो एप्पल का डिस्टेंस था वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द अर्थ था, जो कि 6400 किलोमीटर था, ठीक है, 6400 किलोमीटर था। और जो डिस्टेंस ऑफ मून था, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ जो था वो क्या था, तो 3.85 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से मून का, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना था, दिस वाज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस था। तो उन्होंने क्या किया, फिर डिस्टेंस का रेशियो निकाला, तो डिस्टेंस ऑफ मून डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस ऑफ एप्पल किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, मून था 3.85 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये था 6400 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू जो है सो अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास आई, ठीक है। तो इस चीज से न्यूटन साहब ने ये कंक्लूड किया कि जो एक्सेलरेशन, देखो एप्पल का जो एक्सेलरेशन है, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एप्पल का एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसको ऐसे कह सकते हो कि इसको एप्पल एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू क्या चीज, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून बाय डिस्टेंस ऑफ एप्पल का होल स्क्वायर। मतलब क्या चीज कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये चीजें न्यूटन साहब ने इस ऑब्जर्वेशन से, इस मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये चंद्रमा और जो उनका मतलब इसके मोशन को स्टडी करके उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन से ये निकाल लिया कि जो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो निकल गया। तो जब एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप ये लिख सकते हो कि जो फोर्स होगा वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, ठीक है। r क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये न्यूटन साहब ने आपका सेंटर ऑफ अर्थ, ये न्यूटन साहब ने मून और अर्थ के मोशंस को लेकर के ये चीज कंक्लूड कर लिया। तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, लेकिन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो लिख सकते हो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, तो ये एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जैसे m और बाई ये r स्क्वायर, ठीक है, फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो होता क्या है कि फोर्स इसके प्रोपोर्शनल हुआ। अब ये क्या चीज है कि न्यूटन थर्ड लॉ से, देखो न्यूटन जैसे कोई, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो अर्थ मून पे एक फोर्स इधर की ओर लगा रही है, ठीक है, अर्थ मून पे एक फोर्स इधर की ओर लगा रही है, एंड दैट्स व्हाई दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मून। अगर मून का मास m है तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मून। बट अगर अर्थ इस पे फोर्स इधर की ओर लगा रही है तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जो है तो मून भी इस पे एक फोर्स इधर की ओर लगा रहा होगा। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर, ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये क्या है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है, रिएक्शन पेयर है। और अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ये फोर्स जो लग रहा होगा, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून, हम इसको लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन मून बाय द अर्थ, लिखो इसको, एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय द मून लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है।
तो जब इस पे ये फोर्स लग रहा है तो कब से इसके मास के प्रोपोर्शनल इसका मास भी पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स लगा वो उसी वैल्यू का इधर लग रहा है, तो कहने का मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के मास के भी प्रोपोर्शनल होगा, एंड दैट्स व्हाई F इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ m इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बटा डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो प्रोपोर्शनल को हटाना है तो कांस्टेंट लिया जाता है, सो F वाज इक्वल टू Gm स्मॉल m बाय Gm into capital M by R square. So this was the universal laws of gravitation कि every particle in universe attract every other particle with a force directly proportional to the product of their masses। आप देख रहे हैं ये तो अभी न्यूटन साहब ने अर्थ और मून को लेकर के ये बात मतलब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, बट ही फर्दर जनरलाइज दिस लॉ टू ऑल द पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि ये जो फोर्स थे वो मास की वजह से थे, तो इसीलिए उन्होंने इस इक्वेशन से फाइनली ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन कि एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses। ठीक है, अगर दो पार्टिकल है तो इन दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इनके मासेस का प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि द फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज द मास ऑफ मून एंड दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये आर का क्या है, तो इनवर्स आर स्क्वायर है। एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना उसके अलोंग, इस पे लगने वाला फोर्स इधर है, इस पे लगने वाला फोर्स इधर है। तो न्यूटन साहब ने इस नियम को फर्दर जनरलाइज करके उन्होंने कहा कि यूनिवर्स का हर पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है विथ ए फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो जी आया, दिस जी वाज ए कांस्टेंट, ठीक है, और इसको हम लोग जो है सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और जो इसकी वैल्यू थी उस समय, जो ये वैल्यू न्यूटन साहब ने नहीं निकाला, एक अलग साइंटिस्ट ने अर्थ पे एक एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू निकाली थी, एंड द वैल्यू ऑफ जी वाज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब यूनिट आपको पता हो गया, फोर्स इंटू मीटर पे स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square। This was the unit of this मतलब G। So G was a universal gravitational constant। यूनिवर्सल क्यों कही जाती थी G को, क्योंकि G की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाए, इट विल ऑलवेज बी दैट 6.67 into 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।